वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम को उलट देंगे। मुल्क का एक एक इशू मिल बैठकर हल करना होगा। सवाल यह है, इशूज को हल कौन करेगा? इलेक्शन से पहले सबको बिजनेस कम्युनिटी नजर आती है। सूबों के लिए नए यूनिट नहीं बनाएंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? आज भी इंसाफ के लिए आदमी को मीलों दूर जाना पड़ता है। शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम कर लें, सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना होगा। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है। 10 साल बाद भी यही मसाइल बता रहे होंगे। जमहूरियत में भी 3-4 किस्म के निजाम हैं, लेकिन बजिद है एक ही निजाम घसीटना है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के मौजूदा निजाम हुकूमत पर ताज़ा बयान ने नई बहस छेड़ दी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की कश्मीर इलेक्शन में नून लीग पर एक बार फिर सख्त तनकीद। कश्मीर इलेक्शन में डाका डालने की सूरत में वफाक में हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करने की वार्निंग दे दी। पीटीआई को इलेक्शन का बॉयकॉट खत्म करने की भी अपील कर दी। मोहसिन नकवी और बिलावल जरदारी की अहम सियासी तकारीर पर आज बात करेंगे। इसके अलावा कोयले के पावर प्लांट्स में $800 मिलियन की दिहाड़ी कैसे लगाई गई? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खौफनाक इजाफे पर ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने रोजाना कीमतों के तयन की पॉलिसी में अवाम को सबसे ज्यादा फायदा मिलने का दावा कर दिया। अरकान कमेटी सेक्रेटरी की ब्रीफिंग पर बरहम हो गए। वजीर पेट्रोलियम को भी ब्रीफिंग की समझ न आ सकी। रुकने कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की सरजनिश कर दी। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की नाकिस पॉलिसी पर अरकान के शदीद एतराजात सामने आ गए। पेट्रोलियम कमेटी इजलास की अहम कार्रवाई का अहवाल जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। क्लासा साहब, आज जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने एक नई बहस छेड़ दी। एक तरफ तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे थे, और इसी दौरान मोहसिन नकवी साहब की ये स्टेटमेंट्स देना कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करना, या इसको आप नए सूबे कहें या जो भी कहें, ये बात एक दफ़ा वैसे तो कोई नई बात नहीं है, बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन आज ये बात कर देना, आप इसको कैसा देख रहे हैं? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपने कहा ना कि एक बहस छेड़ दी है मोहसिन नकवी साहब ने। मैं इसको बम शल कहूँगा कि ये जो आज उन्होंने तकरीर की है, और ये साफ ज़ाहिर है बाकायदा उन्होंने समझदार बंदे हैं, ज़हीन आदमी है मोहसिन नकवी साहब, ज़माना शनास हैं, वो सारी चीज़ें जानते। अब तो दुनिया फिर भी चुके हैं, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें दुनिया का पता नहीं। सब जगहों पर वो गए हैं, फिराए हैं। उनके कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और है। वो तो ये जो उन्होंने तकरीर की है, और पहले से मीडिया को कहा गया था कि आज उन्होंने 4:25 पे तकरीर करनी, सबको चले गए थे मैसेजेस। हो ये प्लान था उनका, अचानक तकरीर उनको याद नहीं है। साफ ज़ाहिर है जब वो इतनी बड़ी तकरीर करेंगे, और तकरीर किन के बारे में थी मुझसे अगर पूछें तो इस तकरीर के जो सामे थे, टारगेट हो सकता है सख्त लफ्ज़ हो जाए, या ऑडियंस या मुखातिब जिनको करना चाह रहे थे वो 2 लोग थे। अच्छा। एक शहबाज शरीफ साहब थे, एक मरियम नवाज साहब थे, 2 ही थे, क्योंकि मरियम नवाज साहब पंजाब में हैं और शहबाज शरीफ साहब सेंटर में। अब ये गुफ्तगू उनकी सारी ठीक होगी, सारे पॉइंट्स में उन्होंने ठीक बताया, सारी मतलब वही वाली बात, कोई नई बात क्या उनसे। हर बंदा जानता है कि ये कुछ होता है पाकिस्तान में कि लोकल गवर्नमेंट्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, नए यूनिट्स होने चाहिए, नए सूबे होने चाहिए। ये तो कोई नई बात है। नई बात क्या थी इसमें? नई बात ये थी कि एक वजीर आजम साहब का वजीर जो है, जो उनके नीचे है, वो उन पे एक चार्जशीट कर रहा है। ये बेसिकली एक चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, उनकी कारकर्दगी। कहा है कि अब तो आपको 4 साल हो गए, तो 4 सालों में कोई चीज नहीं हुई, ना मेरिट पे नौजवानों को नौकरी मिल रही है, ना मुल्क ठीक हो रहा है, ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, ना लोगों को अपने दहलीज पे इंसाफ मिल रहा है, ना सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैं। और साथ में वार्निंग भी दे दी, एक तरह की वेग, मैं थ्रेट नहीं कहूँगा, सख्त हो जाएगा, लेकिन मिलता जुलता काम था कि जनाब ये काकरोच जो हैं। फिर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, उन्होंने भी वही काम किया जो वहाँ पे जज साहब ने इंडिया में किया था। उन्होंने भी स्टूडेंट्स को काकरोच की टाइप दिया जिसके बने। तो वो मोहसिन नकवी साहब ने ये किसी को कोट किए बगैर डायरेक्ट कहा कि ये काकरोच हैं, और फिर कल को आके आपके गले फिट हो जाएंगे तो फिर आपको सारा कुछ लपेट देंगे। सो उन्होंने उनकी 4 साल कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी स्टोरी है। आज तक मेरी लिविंग मेमोरी में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मुझे याद आ रहा है। मैं जितनी पॉलिटिक्स मैं कवर करता आया हूँ, हाँ लोग तनकीद करते रहे हैं वजीर माजी में, लेकिन वो इस्तीफा दे देते थे।
रिजाइन करते थे, रिजाइन करने के बाद वो तनकीद करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। माजी में हुई है ऐसी चीजें, 90s में होता रहा है, इवन मतलब 80s में भी ये चीजें 85 के बाद हुई। ये नहीं हुआ कि आप कैबिनेट में बैठे भी हैं और प्राइम मिनिस्टर की 4 साल कारकर्दगी पे क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं। तो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी। अच्छा सही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि उन पे तनकीद हो रही है, क्योंकि अभी ये पिछले दिनों भी ये कुछ बहस ऐसी छिड़ी थी कि शायद कुछ हम चेंजेस देखें, तो ये शहबाज शरीफ साहब की काबीना में जो वजीर हैं उन पे तनकीद है या उनको जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है, या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी जो है वो इस पर फिक्रमंद होना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनकी कारकर्दगी पे बात करें? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मेरा ख्याल है आज 2 काम होने चाहिए थे कि एक तो ये है कि आइडियली मोहसिन नकवी साहब को सारी गुफ्तगू पहले कैबिनेट में करनी चाहिए थी और वहाँ पे ये स्पेशल कहते, ये एजेंडे पे रखते जी हम यहाँ नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या वटेवर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे 50-60 और भी लोग होते हैं, साथ एक डिबेट होती। पहला फोरम तो वो था, वहाँ पर उन्होंने फोरम उन्होंने पिक नहीं किया, उन्होंने पब्लिक ये करने का फैसला किया है। अब इस पे 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो ये है कि एक होती है आपकी जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है कैबिनेट की, बीइंग ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जितनी नाकामी ये वो समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की है, उतनी ही फिर मोहसिन नकवी साहब की भी बनती है। यू आर पार्ट ऑफ इट। आप समझते हैं कि आपका वजीर आजम 4 सालों में डिलीवर नहीं कर सका, तो फिर एक ऑनरेबल तरीका ये होता है कि यू क्विट, फिर आप इस्तीफा दे देते हैं कि आपको भी तो 3.5-4 साल हो गए ना, हाँ। आप भी उस सिस्टम का हिस्सा है, उसका बेनिफिशियरी हैं। सो ऑनरेबल वे एक ये होता है कि आप क्विट कर देते हैं कि सर, तो आप तकरीर भी करते, आखिर में कह देते सर मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इस मौजूदा इस सेटअप के साथ जो आपका अप्रोच है मैं उसे एग्री नहीं करता, सो आई एम लीविंग, मैं फिर जाऊंगा टीवी चैनल चलाऊंगा, मैं वहां पे ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। एक चीज तो ये थी जो उन्होंने नहीं किया और कहा भी है, मेरा ख्याल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाद में जी मैं वजीर दाखिला रहूंगा, तो कॉन्फिडेंस है ना, ये जरा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। दूसरा ये था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने एक जो अभी नया वजीर बना है उनकी कैबिनेट में 2-2.5 साल, ये मतलब हुक्मरान खानदान जो है शरीफ खानदान 1982-83 से पावर में है, मतलब ऑलमोस्ट आपको 40 साल से तो ज्यादा हो गए हैं। 40 साल का जिसका फैमिली, जिसमें 3 दफा आपकी फैमिली में वजीर आजम रहा है, 2 दफा आप वजीर आजम है, 3 दफा ये वजीर आला रहे हैं या 2 दफा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, 3 दफा अगर दरमियान में वो मिला लें, केयर टेकर मिला लें, फिर शहबाज शरीफ साहब खुद 4 दफा वजीर आला रहे हैं, मरियम नवाज साहब आप ये वजीर आला हैं, इससे पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब वो रहे हैं, इसहाक डार साहब आपके समझिए पूरी फैमिली अगर 40-50 साल में 3 मतलब 5-6 वजीर आजम है, कोई 7-8 वजीर आला डिफरेंट पीरियड के। उसके बाद कल का लड़का आपको जो जिसको भी जुमा 8 दिन हुए, 2-2.5 साल हुए, आपको एक जमहूरियत पे, गवर्नेंस पे, मतलब मैं ये भाषण कहूँगा सख्त हो जाएगा, परफॉर्मेंस पे, आपकी अप्रोच पे आपको लेक्चर दे रहा है, तो फिर आपको क्विट करना चाहिए। अब 2 चीजें होनी चाहिए इस तकरीर के बाद, या मोहसिन नकवी साहब क्विट करते या शहबाज शरीफ साहब क्विट करते हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब मैसेज भेजते अपने इनको वजीर साहब को कि साहब आप क्योंकि मेरी पॉलिसी से नहीं इत्तेफाक करते, मेरे गवर्नेंस स्टाइल से नहीं इत्तेफाक करते, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, आप खुद क्विट कर रहे हैं या मैं कैबिनेट डिवीजन को कहूँ कि वो नोटिफाई करें। ये बड़े ये जमहूरियत में यही कुछ चीजें होती है, दैट्स अ बिग। ये आज का जो वाकया है, तकरीर जो है, ये मामूली तकरीर नहीं है। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ ये कर सकते हैं? एक माजी में ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब नवाज शरीफ साहब के हम बड़े क्रिटिक रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे बातें करें, 2-4 चीजों को उनको क्रेडिट देना चाहिए। जब इसी तरह की तकरीर मिलती जुलती, जनरल जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ थे वहाँ पर, मैं अक्टूबर-नवंबर था अगर मैं ये कह रहा हूँ 98 में, उन्होंने वहाँ पे एक नेवल ये स्टाफ कॉलेज है लाहौर में, वहाँ पे एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का आइडिया दिया था कि तनाज़ात थे, सिविल मिलिट्री मतलब कोई कन्फ्रंट्रेशन रिफ्ट थी या कोई कंट्रोवर्सीज थी, तो उन्होंने कहा आप एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम फौजी भी बैठे, सिविलियन भी बैठे, डिस्कशन करें। और वो तकरीर को लाइव भी नहीं थी, वो स्टूडेंट्स को या उनके कैडेट्स है उनको की गई थी, तो किसी तरीके से वो खबर बाहर निकली कि जो उन्होंने कहा जनरल साहब ने, उस पे उन्होंने उनकी तकरीर मंगवाई गई, पूरी पढ़ी गई। अच्छा। और 12 घंटे के दरमियान उन्होंने बुलवाया जनरल जहांगीर करामत साहब को कि आपने ये तकरीर कैसे की है, आप तो स्टेट के मुलाजिम हैं, अच्छा, आपने कैसे ये बातें कर दी हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या इस्तीफा उनसे ले लिया गया था, जिसके बाद जनाब मुशर्रफ को लगाया गया था। सो आप ये प्रेसिडेंट मौजूद है, नवाज शरीफ को कुछ भी कहें, कम अज कम उन्होंने अपने आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया था कि आपने इस तरह की तकरीर की है, सिविलियन अथॉरिटी को आपने वो किया है, अंडरमाइन किया है। तो जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है, मतलब कुछ सारी उम्र किसी ने वजीर आजम नहीं रहना होता,
बड़े बड़े आए चले गए, बादशाह, किंग्स, क्वींस, फिरौन, पता नहीं कौन कौन आए हैं। तो ये फर्क है कि शहबाज शरीफ साहब आप इसी ही तनख्वाह पे रहेंगे, या वो क्विट कर देंगे कि थैंक यू वेरी मच जी, या उन्हें पता है कि जनाब के मोहसिन नकवी साहब के पीछे जो जिनका हाथ है, अम्ब्रेला है, वो बहुत बड़ा है, मेरा बड़ा छोटा है। बहरहाल मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ साहब को एक वन ऑफ द वीकेस्ट कंप्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। अगर वो अपने भाई वाला तो साफ काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो उनकी तबीयत बिल्कुल अलग है, कॉन्फ्रंटेशनल तो बिल्कुल ही नहीं है वो तो। इसका तबीयत से ज्यादा बाज़ दफा कोई इंस्टीट्यूशंस का भी तल्लुक है, जो जिस ओहदे पे बैठे होते हैं ना, कुछ उनकी रिस्पेक्ट भी होती है। बिल्कुल ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ होती है। आप कोई शहबाज शरीफ ने, कल को और कोई बैठा होगा, पहले कोई और बैठे थे। सो समटाइम्स यू हैव टू प्रोटेक्ट। आप उनसे मतलब मोहसिन नकवी साहब को वो ये गुफ्तगू कैबिनेट में करनी चाहिए थी। आपको ओपनली करके तो ये वो कहते हैं डेयर करना। तो ये कह दिया कि वो जो कहते थे ये 2025 तरक्की का साल होगा, 26 तरक्की का साल होगा, उन्होंने तो कह दिया आप फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं अब तक। तो लिहाजा उन्होंने तो उनको नाकाम कर ये गुफ्तगू तो मतलब पीटीआई भी शायद इतनी बड़ी चार्जशीट नहीं ला सकती जितनी मोहसिन नकवी साहब एतमाद की बुनियाद पे। सो शहबाज शरीफ साहब का जो है वही वाली बात है कि उनमें इतने नहीं है, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है, मैं समझता हूं अगर इस पे जो लगता है कि जो मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कोई नहीं होता जिसके 99% चांसेस नहीं होगा, 1% यू नेवर नो। तो इट्स वीकेस्ट ये मूवमेंट है इनका शहबाज शरीफ साहब के लिए। ठीक है जी नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इशूज हैं वो आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक और अहम इशू जो है वो शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। और हम जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें उसका जो एक उसका तयन करने का जो एक तरीका है उसको बदला गया और वो 7 दिन की अब एवरेज पे जो है वो लिया जाता है। अब हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आवाम को, लेकिन दूसरी तरफ जो है एतराज़ात ये उठते हैं कि इतना ज़्यादा तेज़ी से जो है इसमें जब आप चेंज करते हैं तो कन्फ्यूजन और अनसर्टिनिटी जो है वो पैदा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो भी कीमतें हैं उसी से लिंक्ड होती है, महंगाई या किराए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसी से लिंक्ड होती हैं। हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास भी हुआ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई, बल्कि अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत सारी जो है वो क्लैरिफिकेशंस, डिटेल्स जो है वो वहाँ पर रखी। अस्सलाम वालेकुम अब्रो साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। अब्रो साहब, ये तो कहते हैं सेक्रेटरी काबीना कि ये जो नया फॉर्मूला है इसका सबसे ज्यादा फायदा अवाम को जो है वो हो रहा है, अवाम के लिए ये किया गया है। फिर क्या एतराज है आपका या और दूसरे लोगों का इस पर? देखिए जी, बात तो सिंपल है ना, एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए और शायद मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री खुद ही क्लियर नहीं है। आपने आज देखा ब्रीफिंग पे कि पहले मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ओगरा है कि जो है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इदारा है, तो वो हमारे मातहत भी नहीं है। तो वो अच्छा बात भी वो खुद कर रहे थे। जब आप कह रहे हैं कि ओगरा का चेयरमैन आके वो ब्रीफ करेगा तो चेयरमैन को मीटिंग में होना चाहिए जी। और देखिए बात यह कि ये जो उनका मेजर जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की, उसकी तरफ जो उनकी दिलचस्पी एटीट्यूड बताता है वो मतलब वाजे होता है कि मतलब वो सीरियस कितने हैं। एक्चुअली उनको ऐसे करना नहीं चाहिए। डेली बेसिस पे प्राइसेस हैं। आज जब उनसे फिगर मांगी गई तो आपने देखा ना, डेली मुझे बता दें, मैंने तो हाउस में कहा कि भाई कितने हम यहाँ सारे मेंबर्स भी बैठे हैं, सेनेटर्स भी, ऑफिसर्स बैठे हैं, किसको रेट याद है कि कल क्या था आज क्या है। इस तरह तो आम आवाम की जेबों पे डाका डाला जाएगा ना, लोगों को पैसे, लोगों की अभी देखे ना, लोग ऐसे हैं कि लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है। किसी को इल्म ही नहीं है कि भाई कल रेट क्या था आज क्या था। अभी कौन डेली जाके इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस को मैच करेगा। जैसे उन्होंने फिगर दी कि जी 7 दिन का है और उन्होंने जो क्लेम किया कि जी 7 दिन में जो रेट बढ़ेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, लेकिन जब कम होंगे तो फायदा भी आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कभी? जब रेट कम हुए बिफोर दिस पॉलिसी, आपने देखा तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए। तकरीबन कोई 10 दिन ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बैठी रही, रेट इन्होंने नहीं बढ़ाए, रेट कम नहीं किए, सिर्फ इस वजह से कि जो ओएमसीज के पास एक स्टॉक मौजूद था कि वो कंज्यूम हो सके, क्योंकि जो उनके रेट पहले थे वो ज्यादा थे, उनको नुकसान न हो जाए। तो आपने देखा ये कोई मतलब हर मरतबा 5 महीने बाद 6 महीने बाद नई पॉलिसी दे के लोगों को उसको उसमें उलझा के रखना। इसी वजह से उनसे कहा गया कि आप रेट एनालिसिस दें। अभी आप मुझे बता दें ना, रेट एनालिसिस किस पे होता है? भाई क्रूड ऑयल जो आपको आता है जी, वो जहां से आप लेते हैं जिस कंट्री से और रिफाइनरी तक पहुंचेगा, रिफाइन होके उसके बाद आप उसको उसकी कीमत तय करेंगे ना, कितने उस पर एक्सपेंसेस आएंगे।
अभी आज नई कहानी बताई गई कि ये 3 ममालिक हैं, जी। हम तो सिंगापुर का जो लेते हैं जो रेट होता है, जी। आपको यकीन होगा, जो तजुब होगा कि हमें जो ब्रीफिंग पेपर दिए गए तो उसमें वो लिखा हुआ है कि ये गल्फ का है। अच्छा, तो भाई बात ये है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि सिंगापुर के रेट हम जो है फॉलो करते हैं। बिल्कुल। ये तो कहते हैं कि वो तरीका कार जो है वैसे भी प्राइस का तयन करने का वो भी वेबसाइट पे दे दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बल्कि ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि उसको उर्दू में जो है वो लिखा जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये कैसे ये प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो है वो होती है। देखिए जी, ये कल उर्दू में लिख दें, हो सकता है परसों वो फारसी में लिख दें, उसके बाद किसी अरेबिक में लिख दें, जिसमें भी लिखें, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम के साथ फेयर नहीं है कभी भी। आप देखें इसके बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे आगे चलकर ना। एक तो देखें पब्लिक ने सोचना ही छोड़ दिया है ना कि यार मतलब कोई क्या इनसे पूछे बैठ के कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं। डेली प्राइसेस बढ़ रही हैं। मुझे बता दें कितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट की कीमत को डेली देख के और रेट एनालिसिस को वेरीफाई करेंगे कि ये सही है या गलत है। और किसके साथ, जब आपने देखा कि चेयरमैन ओगरा की पोजीशन ये थी कि वो मीटिंग में नहीं आए, आधे घंटे के बाद में आए मीटिंग में। अच्छा। और उसका एटीट्यूड आपने देखा जैसे कोई एक शहंशाह आ गया। हाँ। मतलब शहंशाह भी ऐसे शहंशाह आजम आ गए। अच्छा। देखिए ये जो मतलब एटीट्यूड है ना, ऐसे मतलब जिम्मेवार ऑफिसर्स का ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ये पब्लिक का पैसा है। इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में मुसीबत बनी हुई है ये डे टू डे रेट्स में। उसके साथ आप बिजनेसमैन की हालत देखें, आम बंदे जो बिजनेस करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें, सही। कौन बंदा मतलब इस पे जाके अपनी एस्टीमेट बनाएगा कि मैं कल कोई प्रोजेक्ट है उस पे जाता हूं तो मेरी जो असेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये जो रेट्स हैं कितने टाइम के लिए स्टेबल होंगे, तो मैं अपनी चीजें कैसे उस पे जो है इनकॉर्पोरेट करूं, मैं किस चीज पे जाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूं, अभी समझ नहीं आती है। मुझे तो अफसोस हुआ कि मतलब मोस्टली लोग बोल नहीं पाते इन चीजों पे। और मतलब आबरू साहब, मैंने वो आपकी 2-3 दिन मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, पहले भी करता था सर। आपने परसों इसके कैबिनेट कमेटी का वो इजलास था, उस पर भी हम आते हैं। कमाल आपने वहाँ गुफ्तगू की है। आज भी मैंने देखे सबसे ज़्यादा वोकल आप थे, यकुरतुलैन मरी साहिबा थे, ज़्यादा आप लोगों ने वहाँ पे सवालात और बड़े आपने अच्छे इश्यूज भी उठाए। ये जो डेली वाला काम शुरू किया है जिस पे सारा पूरा मुल्क हैरान परेशान है, तो आपका क्या मतलब राय है, ये क्या सोच के किया गया है? ये किसको फ़ायदा देने के लिए किया गया? अवाम को फ़ायदा देने के लिए किया गया जिसकी बात आज नबील अवान साहब कह रहे थे, या आप समझते हैं कि इनको ये नेशनल ये कंपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनके लिए किया गया या डीलर्स के लिए किया गया है? आपकी क्या रीडिंग है? ये क्यों अचानक फैसला किया जिससे पूरा मुल्क परेशान है? एक्चुअली क्या था ना, पहले आपने जो बात की आज के कमेटी की, तो वो एक्चुअली देखिए हमारा फर्ज है कि अवाम के इश्यूज पे अगर हम बात नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल में हमें फिर इन हाउसेज में बैठना भी नहीं चाहिए। मैं तो हम मतलब 2 सेनेटर से जिसने बात की इस इशू पे, तो मैं तो चाहता था कि ये सारे जो हमारे सेनेटर बैठते थे कि इनको विदाउट एनी जस्टिफिकेशन एप्रिसिएशन नहीं बनती थी। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम तो सपोर्ट करते हैं, आपने बड़ा कमाल कर देता है ना। मुझे अफसोस हो रहा था उनके इस स्टांस से कि न जाने वो कैसे मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। अभी मैं इस पे आ जाता हूं कि नहीं तो क्या अफसरान आने से पहले, इजलास में आने से पहले उन्हें पता होता है कि मसला होगा, तो वो कुछ लोगों को मतलब ये अप्रोच करते हैं, लॉबिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं कि जनाब तारीफें शुरू हो जाती हैं? जो आपने कहा कि जनाब कि उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ है सर, आप तो क्योंकि उसके मेंबर हैं, आपको भी बहुत सारा अप्रोच किया जाता होगा। दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग कि क्या होता है सर, ऐसा क्या चमत्कार करते हैं ये तो रऊफ भाई यहाँ मतलब कल्चर है हमारे पाकिस्तान का ना। अगर ये मैं तो समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन सही काम करे तो कम से कम ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिस भी फील्ड से, कम से कम इनको इतना ख्याल ज़हन में आएगा लाजमी कि यार हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें गलत पॉलिसीज अडॉप्ट करने वक्त वो 100 मरतबा सोचेंगे कि हमें कोई पूछने वाला है। सैफुल्लाह अब्रो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हों। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, जरा कल वाली मीटिंग पे चलते हैं। ये आपने बड़ा तफसील से आज बड़ा अच्छा, जैसे मैंने कहा कि यू स्पोक वेरी वेल, और ग्रिलिंग थी वो भी आपने की सर वहाँ पे। अब जरा चलते हैं कैबिनेट कमेटी का जो इजलास था जिसमें IPPs पे आपने बड़ी तफसील के साथ, आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू, आपने उन्होंने अहमल वली खान साहब ने, राना महमूद हसन साहब ने, बाकी उन्हें बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने वहाँ पे गुफ्तगू पे की, एक्सपोज भी किया नेपरा को, चेयरमैन को, मेम्बरान को, ये सारा। तो ज़रा हमें बताएंगे आपने जिस तरीके कोल प्लांट्स का बताया, साहिवाल वाले का, जाम शोरों का, हपको का, और फिर एक और प्लांट जो अभी नया लग रहा है उनका एक कंपैरिजन बताया, 700
$800 मिलियन तक ओवर इन्वेस्टिंग की गई है, बड़ा लंबा माल कमाया गया है सर। ये जरा हमें डिटेल बताएंगे इससे पहले कि हम जरा उस पे कैपेसिटी चार्जेस पे भी आएंगे 7000 बिलियन पे। पहले जरा इसका ये कौम को समझाइएगा कि इसमें कैसे चूना लगाया गया। चूना नहीं है, 700-800 मिलियन डॉलर एक प्लांट में सर, ये कैसे हुआ सर? एक्चुअली होता क्या है कि जब ये IPPs है ना, आप अगर माजी में चले जाएंगे तो लोगों को कहा गया कि मुल्क जो है अंधेरों में चला गया है। भाई ठीक है, अगर आपको कोई अल्टरनेट एनर्जी का बंदोबस्त करना है तो वो ऐसे तो नहीं कि खुदकशी करके आप कर देंगे, तो उस पर आपको बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर हुआ क्या कि एक्चुअली नेपरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कहते हैं, जैसे आज ओगरा का चेयरमैन कह रहा था कि हम तो गवर्नमेंट से के पाबंद नहीं है, तो आपने उसी दिन भी देखा कि जो नेपरा ने कहा कि हम पाबंद नहीं है, तो हम उनको लेके आए कि भाई चलिए आप कहते हैं पाबंद नहीं है, अपॉइंटमेंट आपकी कैबिनेट के थ्रू होती है, हमें ये बता दें कि आपका काम क्या है। तो जब वो उनसे पूछा गया कि इनका बेसिक काम ये है कि टू डिटरमाइन द टैरिफ, और टैरिफ बनता है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट प्लस ऑपरेशनल चार्जेस फॉर सर्टेन पीरियड, तो उस पे इनका जो टैरिफ डिसाइड होता है। अभी इन्होंने डे 1 पे क्या किया कि ये जो 4 प्लांट का मैंने इनको हवाला दिया, साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट, हबको कोल पावर प्लांट, जामशोरो, ये 3 प्लांट हैं जो इन्होंने पहले लगाए, जो नेपरा की जिम्मेदारी बनती थी कि कल जब उनसे पूछा आपके सामने तो उन्होंने कहा कि जिसकी कास्ट अराउंड अबाउट 1.9 बिलियन आती है सब डॉलर, 1.9 बिलियन डॉलर जी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा ही प्लांट आपका पब्लिक सेक्टर में लग रहा है, आपका जामशोरो वो लग रहा है 1.2 बिलियन पे। तो ये 700-800 मिलियन डॉलर की जो गेम है ओवर इनवाइसिंग, इसका जिम्मेवार कौन है? मतलब आप ये कह रहे हैं आवाम को समझाने के लिए कि जो हुकूमत खुद जामशोरो में अब लगा रही है वो 1.2 बिलियन डॉलर कास्ट पे लग रही है, उसी के मुताबिक टैरिफ मिलेगा। तो जो माजी में लगाया गया, प्राइवेट लगाया गया, जो सहीवाल में लगा, जो पोर्ट कासिम पे लगा, हबको का लगा, वो 1.9 बिलियन तक लगे, मतलब 700-800 मिलियन डॉलर्स का फर्क है दोनों की कास्ट में। आपने ये बताया जिसकी वजह से टैरिफ ज्यादा मिला और बिजली महंगी उनसे खरीदी गई। एग्जैक्टली यही था, और ये काम नेपरा का था कि जब उन्होंने अपनी एस्टिमेट्स दिए इनको कि हमारे प्लांट की कास्ट ये है, तो इनका काम था कि ये उसकी वेरिफिकेशन करते कि भाई वाकई इस प्लांट की कीमत इतनी है, उसी पे ही तो उसका टैरिफ बनना है, उसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट पे प्लस ऑपरेशनल चार्जेस पे, क्योंकि प्लांट लगने में टाइम लगता है, 3 साल 4 साल लग जाएंगे। तो पहले तो उसकी कास्ट तय हो जाएगी, उसके बाद जब तैयार होगा तो ऑपरेशनल चार्जेस उसमें ऐड होंगी। तो इनसे पूछा गया कि भाई आप काम क्या करते हैं, आपने कैसे असेस किया? जब आपके पास 1.2 बिलियन डॉलर में जामशोरो पावर प्लांट वो ही आपकी कोल पे लग रहा है 1320 मेगावाट, तो पता है रऊफ साहब इन्होंने उसको कैसे मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश की। उस जामशोरो पावर प्लांट को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, लाट 1 लाट 2 में। अच्छा। तो लाट 1 बनाया 800 मिलियन डॉलर में, क्योंकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जमीन है, जो और उनके जो मतलब अलाइड वर्क्स हैं वो सारे उसमें हो गए। सेकंड प्लांट में लाट में सिर्फ उनको मशीनरी आनी थी, उसका कम खर्चा था। वो हमने जब पावर कमेटी का मैं चेयरमैन था तो मैंने तब इनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो मेरे पास है। तो इन्होंने खुद कहा कि जो उसकी 400 मिलियन डॉलर लागत आएगी, तो टोटल बनती है 1.2 बिलियन। तो इन्होंने क्या किया कि 800 मिलियन डॉलर करके उसको सेकंड लाट को कहा कि जी नहीं, इसको तो वो IGCI पे वो जो उठाता नहीं। तो मैंने इनको कहा था उसको घी खिलाएं, देसी मक्खन खिलाएं उसको, तो शायद उसको उठा भी ले। सिर्फ इस वजह से कि उनकी करप्शन एक्सपोज हो रही थी, तो उन्होंने लाट 2 को डिफर कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि जी हमें लोन नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैंने उसको EAD में उठाया तो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने कहा कि नहीं सर ये बात गलत है। पहले लोन का इशू कुछ वक्त के लिए था, लेकिन वो नहीं था। अगर ये आज भी करना चाहें तो हम इनको लोन करके देंगे। तो ये ऐसे ही पाकिस्तान में इतने अगर नेपरा में या ओगरा में या बाकी महकमों में इतने समझदार जहीन लोग बैठे हुए, जैसे आपने कहा कि उन्होंने उसको जरा तोड़ दिया ताकि ज्यादा वो न लगे, तो पाकिस्तान पे इनकी मौजूदगी में होते हुए 150 बिलियन का कर्जा कैसे चढ़ गया है? ये तो बड़े जहीन लोग बैठे हुए हैं, इन्हें तो मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ये कि इन्होंने अपने ऊपर इतने कर्जे चढ़वा दिए सर। अच्छा सर, दूसरा ये है कि ये जो इसकी क्या वजह है कि ये जो सहीवाल की जो बात हुई, जामशोरो की, सॉरी इसकी पोर्ट कासिम की, इसकी वजह ये तो नहीं है जो कास्ट इसकी ज़्यादा दिखाई गई, ओवर इन्वेस्टिंग की गई है जो बताया गया कल, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब के बेटे के शेयर्स हैं सहीवाल वाले में, और उधर बताते हैं सैफ रहमान के हैं पोर्ट कासिम में। सो रूलिंग लीड जब खुद बैठती है तो ब्यूरोक्रेट्स की, नेपरा हो बाकी हो, उनकी क्या जरूरत है कि वो क्वेश्चन करें, रेगुलेट करें, क्योंकि उन्हीं का पॉइंट ही है। बस दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने ज़्यादा इसकी कीमतें दिखाई हैं सर, ज़्यादा टैरिफ लिया है। मुझे एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने तो डिटेल पे मांगी थी इसकी, जो इनके ओनर हैं कंपनीज के, या उनकी एड्रेसेस मांगी थी। ये जो कहते हैं ना हमारे यहाँ के IPPs बाहर के लोग हैं कैसे,
वो कोई भी बाहर का नहीं है, 99% ओनर यहाँ के हैं। लेकिन जो अभी आपने सवाल पूछा तो मुझे स्पेसिफिक इनके नाम पता नहीं है कि ये ओनर उसके हैं ये तो या खुद नहीं। कह चुके हैं सर, इसमें तो खुद कहते हैं कि उनके बच्चों के आईपीपीज हैं सर। ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इट्स ए पब्लिक इंफॉर्मेशन है सर, इट्स इन पब्लिक डोमेन। जो हाकिम होते हैं, हाकिम को तो हक है ना, वो जो भी बिजनेस करे जैसे भी करे, और उसके लिए सब जो डिपार्टमेंट है उनको। अच्छा सर, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल बताया गया कि 4 सालों में 2022 से 2026 तक कुछ 7,000 बिलियन रुपीस जो है कैपेसिटी चार्जेस दिए गए हैं, और बाज ऐसे को भी दिए गए जो 20% या 30% ये कैपेसिटी पे चलते हैं। चले ना चले आपने पैसे देने हैं। और प्लस कल आपने पूछा है उनसे, जो वहाँ पे जो इंस्पेक्शन और ये मॉनिटरिंग वाले साहब आए हुए थे नेपरा के, कि भाई साहब आपने ये बताया कितने यहाँ पर ये आईपीपीज है। उन्होंने कहा जी 108। तो आपने पूछा जनाब आपको ये कितना अरसा हो गया या मॉनिटरिंग, उन्होंने कहा जी 6 साल। तो आपने पूछा इन 6 सालों में आपने ये कितनी दफ़ा इन 108 ये जो हैं आपके आईपीपीज विजिट किया है, ये वेरीफाई करने के लिए? चल भी रहे हैं, बंद हैं, कागजों में हैं या ज़मीन पे हैं? क्या जवाब मिला सर आपको? नहीं, वो तो जवाब देने के पोजीशन में नहीं था। वो तो एक्चुअली जब आपने देखा उनका एक लीगल एडवाइजर था, वो बेचारा बात कर रहा था ना, वो मतलब ऐसे उल्टी सीधी, उसको पता भी कुछ नहीं था। जब उससे पूछा गया तो जब वो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ना नेपरा, जब उसको वो बताया गया कि भाई टैरिफ आप डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं, वो नेपरा का जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं आपकी। जब उनसे पूछा गया तो वो तो बताने की पोजीशन में नहीं था। तो ये साहब खड़ा हो गया ना आखिर में, उसने कहा कि जी वो बात मुझे सुने। तो कमेटी ने कहा कि चल, मैंने कहा यार इसकी सुनो तो सही क्या कह रहा है। और माशाल्लाह उसकी पर्सनैलिटी भी जबरदस्त थी ना। तो उसने कहा कि जी मैं एडवाइजर हूँ ना। तो हमने पूछा कि किसके आप एडवाइजर हैं? उसने कहा कि जी मैं तो मॉनिटरिंग और जो है इंस्पेक्शन का एडवाइजर हूँ, और मैं इंजीनियर हूँ। तो उस पर मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी इंस्पेक्शन जाके आईपीपीज इंस्पेक्शन किए हैं और आपने जाके उनकी जो है मॉनिटरिंग की है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट पे ही पैसे मिलते हैं। जो आईपीपीज बिल जमा करते हैं सीपीपीए को, तो सीपीपीए आपको कॉपी भेजता है। आप डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि आईपीपीज ने सीपीपीए को बिल सही भेजा या गलत भेजा, सीपीपीए ने कोई उनकी इंस्पेक्शन की या नहीं की, आप वेरीफाई कैसे करें? तो वो कोई 6-7 मिनट 10 मिनट तो ऐसे ही कह रहा जी ऐसे वैसे। मैंने कहा जी क्वेश्चन बिल्कुल एक टू द पॉइंट है ना, आप बताएं कितने आप आईपीपीज अभी तक किए? उसने कहा जी मैंने तो नहीं किए। वो जवाब ही नहीं दे पाया। और जब उसे पूछा गया कितना टाइम, उसने कहा 6 साल। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के साथ कितनी, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है ना वो एक नाइंसाफी हो रही है। जिस इदारे ने टैरिफ डिटरमाइन करता है वहां ओवर इनवाइसिंग हो जाती है। जिस डिपार्टमेंट ने आपकी जो इंस्पेक्शन करनी है, मॉनिटरिंग आईपीपीज की करनी है, जिस पे उनके बिल वेरीफाई होने हैं, उसको पता ही नहीं है। जो उसका चीफ एडवाइजर है वो कहता है मैंने 6 साल में एक भी आईपीपी विजिट नहीं की। वो बता नहीं पा रहा था ना, मैं मौजूद था, सुना मैंने। तो बात ये है रऊफ साहब, पूरा सिस्टम तबाह हो गया है। समझ नहीं आती कि मतलब इस तरीके की, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते। अगर मतलब इन हमारे डिपार्टमेंट्स का ये हाल होगा, आप यकीन करें जो लोन आपका 2002 में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट, 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई है, तो उस वक्त लोन था आपका 6,000 बिलियन टोटल पाकिस्तान पे। अभी वो आपका लोन बढ़ के हो गया है मोर देन 95,000 बिलियन। और ये हर 4 साल में लास्टली के ये आईपीपीज जो हैं सर, ना ये ऑडिट होने देते हैं अपनी अमाउंट्स का जो मिल रही हैं, वो यहाँ वाली बात, कितने यूनिट्स खरीदे गए, कितनी पेमेंट की गई, उनके बिल्स किधर हैं, कॉपीज कहाँ पे हैं, ना ये परफॉर्मेंस ऑडिट होने देते हैं, ना ये फिजिकल इंस्पेक्शन होने देते हैं। तो ये 108 जो है 7,000 बिलियन ले लिया 4 सालों में, चले ना चले, बंद रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये किस तरह का माफिया है जो कहा गया कल के माफियास हैं? ना वो किसी को अपने फैक्ट्री आने देते हैं, ना वो किसी को जो ऑडिटर जनरल को ऑडिट करने देते हैं। प्री ऑडिट भी नहीं होता इनके बिलों का कि जनाब चेक किया जाए कि बिल गलत हैं, झूठ हैं, फोटो कॉपीज हैं, ओरिजिनल हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? बिलियंस ऑफ रुपीज जा रहे हैं सर इनकी जेबों में। वो एक्चुअली ये सिस्टम पूरा तबाह हो रहा है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर और मतलब बड़ा नाम है आपका साहब, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं। अगर इसी लेवल की मॉनिटरिंग ये नेपरा का जो है मेंबर करे मॉनिटरिंग, तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी।
बात ये है कि वो दूसरे दिन वैसे उसको उठा के बाहर फेंक देंगे जिन जिनके ये APP आपको भी पता है, इतनी जरूरत ये नेपरा चेयरमैन में भी नहीं है, आगरा चेयरमैन में नहीं है, मेंबरों में तो बिल्कुल नहीं है, जिनको 6 साल उन्होंने आने नहीं दिया अपनी फैक्ट्री में, चेक कर ले कि जमीन पे है या कागजों में है सर। लेकिन बड़ी जो अलार्मिंग बात है कि 7000 बिलियन तो उन्होंने पिछले 5 सालों में लिया है, 7000 बिलियन कैपेसिटी पेमेंट ना, तो पाकिस्तान के आवाम को पता होना चाहिए कि बिजली की जो पैदावार है जिसको हम एनर्जी पेमेंट कहते हैं वो 6000 बिलियन है। अब अंदाजा करें कि बिजली 6000 बिलियन की बनी है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पैसे 7000 बिलियन दिए हैं। ये पाकिस्तान तो कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर। अच्छा, मुझे ताज्जुब इस पे है कि मिनिस्टर साहब को मतलब तमगा कैसे मिला है, या सेक्रेटरी पावर को तमगा किस बात में मिला है? मैं अभी तक मतलब आप उनकी बात का अवैस लगारी साहब की बात कह रहे हैं, मैं उसकी मिनिस्टर तो वही है ना। अगर ये इतना वो 7000 अरब देने पे मिला है, मतलब इंस्पेक्शन ना होने पे मिला है, ऑडिट ना होने पे मिला है, परफॉर्मेंस ऑडिट ना होने पे मिला है, या प्री ऑडिट नहीं कराया गया, मेरा ख्याल है उसी वजह से, या हीट का जो एक होता है मेरा ख्याल है टेस्ट होता है, ये ना कराने की वजह से उनको ये अवैस लगारी साहब को दिए गए सारे तमगे सर बनते हैं उनके। बस क्या करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।